हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। तो आज है 28 दिसंबर और कल बारिश के कारणवश हमारी क्लास हो नहीं पाई थी, इसलिए हम कुछ कल की और आज की न्यूज़ को कवर करेंगे। और जो बाकी हमारी बचे हुए इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी उसको हम संडे में क्यूज़ फॉर्म में पूरे वीक की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी उसको कवर करेंगे। तो मे भी संडे को हम लाइव क्लास रखें जिसमें हम पूरे वीक का करंट अफेयर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले देखते हैं एक खूबसूरत सा मोटिवेशन। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे। तो चलिए इसी खूबसूरत मोटिवेशन के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। 28 दिसंबर, ठीक है। ओके, हमारी फर्स्ट न्यूज़ है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सभी जानते हैं आप, मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में 7 विभागों में 7 श्रेणियों में 17 बच्चों को प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया है। तो इन्होंने क्या किया है, 7 विभागों में 17 बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया है। अब देखिए वो उन 7 जो कैटेगरी हैं, जो श्रेणियां हैं, उनको देख लेते हैं कि किस किस विभाग में इन्होंने पुरस्कार प्रदान किया है 17 बच्चों को। तो ठीक है, आपको ये आंकड़ा भी याद रखना है कि कितने बच्चों को किया है। 17 बच्चों को इन्होंने पुरस्कार प्रदान किया है। 17 बच्चों को कितनी श्रेणियों में? 7 श्रेणियों में, ठीक है। 7 कैटेगरी वो कौन सी हैं? विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, कला के क्षेत्र में। अब देखिए 7 श्रेणी कला और सांस्कृतिक, ठीक है, कला और सांस्कृतिक के क्षेत्र में, बहादुरी के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में एंड सामाजिक सेवा और खेल के लिए प्रदान किया जाता है ये पुरस्कार, ठीक है। 7 कैटेगरी में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वो 7 कैटेगरी कौन सी है आपको याद रखना है? कला और सांस्कृतिक, बहादुरी, इनोवेशन, शैक्षणिक, पर्यावरण, सामाजिक सेवा और खेल। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुने गए बच्चे को एक क्या सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेट इनको प्रदान किया जाता है और साथ ही 1 लाख रुपए नकद इनको दिया जाता है। एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और जो बच्चे हैं इनको क्या दिया जाएगा? 1 लाख रुपीज, ठीक है, इनको 1 लाख रुपए भी दिया जाएगा और प्लस सर्टिफिकेट दिया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1996 में। डेट भी याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है। जो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावना है वो आंकड़े भी हमने ऐड ऑन किए हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कब से शुरुआत हुई इसकी। 1996 में बहादुरी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कैटेगरी का वर्ष 2018 में जोड़ा गया। जो इसमें बहादुरी है, ठीक है, ये आपकी जो 7 कैटेगरी हमने पढ़ी है, शुरुआत कब हुई? 1996 में। और इसमें ये कैटेगरी बहादुरी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जोड़ा गया था 2018 में, ठीक है। 6 साल पहले ही बहादुरी के लिए भी पुरस्कार प्रदान किया जाए ये चीज़ जोड़ी गई थी 2018 में। वीर बाल दिवस की शुरुआत 9 जनवरी 2022 से हुई, जब प्रधानमंत्री मोदी ने 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के बेटे साहिबजादों की बहादुरी और बलिदान का सम्मान करने के लिए एक दिन के रूप में घोषित किया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है रेलवे ने जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये हम अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे कि इनके जो बेटे हैं उनको औरंगजेब के द्वारा मार दिया जाता है, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे अभी। तो आपको डेट याद रखनी है, 9 जनवरी से हुई थी इसकी शुरुआत। वीर बाल दिवस की शुरुआत कब शुरू हुई थी? 9 जनवरी 2022 को। ओके, नेक्स्ट है रेलवे ने जम्मू कश्मीर के पहले केबल स्टेड अंजी खग पुल पर ट्रायल रन पूरा किया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के पहले केबल स्टेड अंजी खड़ पुल का ट्रायल रन पूरा किया है रेलवे ने, ठीक है। पहला कौन सा है इसमें? चेनाब ब्रिज के बाद ये भारत का
दूसरा लंबा सबसे रेलवे पुल होगा, ठीक है। यह पुल किसके बाद, चेनाब ब्रिज के बाद, चेनाब ब्रिज के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, जो नदी तल से कितना है, 359 नदी तल से ऊपर विश्व रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। नदी तल से ये कितना ऊपर है, 359। और चेनाब ब्रिज के बाद ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा ब्रिज होगा। अंजी खात पुल को यूएसबीआरएल परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंजी खाद पुल है जो ये अंजी खाद पुल किसका, यूएसबीआरएल, ये क्या है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला, ठीक है। उधमपुर, इसकी फुल फॉर्म ऐसे बनेगी, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या, अंजी खाद पुल, ठीक है। यूएसबीआर परियोजना 772 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये परियोजना यूएसबीआरएल है जो आपकी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक, ये परियोजना 772 किलोमीटर तक फैली है और इसमें से 755 किलोमीटर पहले ही पूरी हो चुकी है, ठीक है। 272 में ये फैली है, इसमें से कितनी कंप्लीट हो चुकी है, 255 ये कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में ही वंदे, देखिए जनवरी जो वंदे भारत ट्रेन है इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। वंदे भारत ट्रेन को जनवरी 2025 में ये हरी झंडी दिखाएंगे और ये कहाँ से, कश्मीर से लेकर दिल्ली के बीच चलेगी, ठीक है। जो वंदे भारत ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक चलेगी। और कब प्रधानमंत्री इसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं, जनवरी 2025 में, ठीक है। ओके, हमारा नेक्स्ट है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार शाम एम्स अस्पताल में निधन हो गया है, ठीक है। कहाँ पर इनका निधन हुआ है, एम्स अस्पताल में निधन हो गया है, ठीक है। बारिश की वजह से हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, तो इस वजह से हमने ये जो न्यूज़ थी वो कल की हम आज कवर करेंगे, ठीक है। 92 ईयर की वर्ष में इनका निधन हो गया है। ठीक है, ओके। 92 ईयर्स में इनका निधन हो गया है। आप सभी जानते हैं, फेमस पर्सनालिटी है मनमोहन सिंह जी, 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे थे 2004 में, 4 से लेकर 14 तक, ठीक है। 2009 तक इनका कार्यकाल रहा, फिर 9 टू यहाँ पे 9 टू 14, ठीक है। तो ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, 13वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, 2 बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए थे, 2004 में और फिर 2009 में। 2004 से लेकर 2014 तक ये प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके सिग्नेचर नोट पर मिलते हैं, ठीक है, नोट पर मिलते हैं। आरबीआई के गवर्नर रहे, तो आप सभी इनके बारे में जानते ही हैं। सरकार के सभी सरकारी कार्य रद्द करते हुए 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, ठीक है। जितने भी सरकारी कार्य हैं उन सबको रद्द कर दिया गया है और 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, ठीक है। कितने दिन का शोक घोषित किया गया है, 7 दिन का। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो 2004 से 14 तक, ठीक है, अभी हमने पढ़ा, तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में 2 कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। आपने वैसे तो सारे जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी सीरीज याद की होगी कि 1 से लेकर अभी तक कितने सिलेक्ट हुए हैं, कितने बने हैं, नंबरिंग, क्योंकि अक्सर उनका अरेंजमेंट पूछ लिया जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको याद भी होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, इनके बारे में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सरकार में ये वित्त मंत्री के रूप में, और 1991 में ये सुधारों के वस्त्रकार थे जिनमें भारत की आर्थिक दिशा बदल दी। ठीक है, 1971 में वाणिज्यिक मंत्रालय के में आर्थिक सलाहकार के रूप में ये सरकार में शामिल हुए थे। ठीक है, आर्थिक सलाहकार के रूप में भी ये शामिल हुए थे। इसके तुरंत बाद 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। कब किया गया? 1972। ठीक है, आपको डेट याद रखनी है, फेमस पर्सनैलिटी है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो 1972 में इन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तो बन सकता है कि इनको मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त कब किया गया? 1972। कार्यकाल क्या था इनका? ये भी आपको डेट याद रखनी है। ठीक है, टू 2004, ठीक है, 9 एंड 2009 टू 14। ठीक है, 9 to 14। ठीक है, 2 बार, 2 टाइम। ओके, इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में भी काम किया है। ठीक है, ये आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। तो ये मेन इंफॉर्मेशन है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वो आंकड़े भी याद रखनी है, वो डेट्स भी याद रखनी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा आयोजित शास्त्र का 26वां संस्करण 3 से 7 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कब से कब तक? 3 से लेकर 7 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। देख लेते हैं। फ्रंटल फ्रंटियर्स के थीम के साथ शास्त्र 2025 प्रकृति में पाए जाने वाले जटिल आकृतियों और पैटर्न से प्रेरणा लेता है। ठीक है, इसकी थीम है। इसकी तैयारियां चल रही हैं और भारत के सबसे बड़े छात्र संचालित प्रौद्योगिकी और मनोरंजन उत्सव में 60,000 से अधिक लोगों ने भाग लेने की उम्मीद है। आईआईटी मद्रास की संस्था, इनकी संस्था कौन सी है? इसका नाम याद रखना है, फेडएक्स स्मार्ट सेंटर, अपने प्रमुख हैकाथॉन के पायलट संस्करण की मेजबानी करेगी। ठीक है, तो इसको, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आईआईटी जो मद्रास है, आईआईटी मद्रास की संस्था है फेडेक्स स्मार्ट सेंटर, अपने प्रमुख हैकाथॉन के पायलट संस्करण की मेजबानी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है चीन ने भारतीय सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध को मंजूरी दी है। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कहाँ से निकलती है। ठीक है, देखिए, चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध, चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना बताया जा रहा है। ये क्या है? सबसे बड़ी परियोजना है। इसकी लागत है 137 अरब डॉलर। ठीक है, 137 अरब डॉलर इसकी लागत है। चीन ने 2015 में तिब्बत में सबसे बड़े 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के जाम हाइड्रो पावर स्टेशन का संचालन पहले ही शुरू कर दिया है। ठीक है, इसमें पहले ये शुरू हो चुका है। कब से? 2015 से जाम हाइड्रो पावर स्टेशन। ठीक है, इसका काम कब से शुरू हो रखा है? 2015। और इसमें अभी जो ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध निर्माण को इन्होंने मंजूरी दी है। सबसे बड़ा बांध बनाया जाएगा, उसका निर्माण किया जाएगा कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी ये कहाँ से निकलती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है दार्जिलिंग चिड़ियाघर ने क्रिसमस पर नीदरलैंड से आए लाल पांडा का स्वागत किया है। तो दार्जिलिंग में लाए गए हैं
रोटरडम जो नीदरलैंड की सबसे बड़ा बंदरगाह है, नीदरलैंड का सबसे बंदरगाह है रोटरडम, ठीक है। यहाँ से लाए गए हैं लाल पांडा। कहाँ पर लाए गए हैं? दार्जिलिंग में लाए गए हैं, ठीक है, क्रिसमस के अवसर पर। क्रिसमस के अवसर पर कितने? 2 लाल पांडा। 2 लाल पांडा नीदरलैंड के जो बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है रोटरडम, ठीक है। अक्सर ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि सबसे बड़ा यूरोप का कौन सा सबसे बड़ा बंदरगाह है? रोटरडम। कहाँ पर स्थित है? ये नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है। और कौन सी नदी के किनारे है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे रोटरडम कौन सी नदी के किनारे है। तो रोटरडम से दार्जिलिंग चिड़ियाघर लाया गया है। किसके लिए? किस पर्पज से? उसके संरक्षण के लिए, ठीक है। इन जानवरों को संरक्षण एवं प्रजनन के उद्देश्य से पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में लाया गया है, ठीक है। इस पार्क का नाम भी याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नीदरलैंड के रोटरडम से 2 लाल पांडा को लाया गया है। कहाँ पर लाया गया है? पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में लाया गया है, ठीक है। कहाँ पर है ये पार्क? दार्जिलिंग में, जिसे दार्जिलिंग चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। शीर्ष अधिकारी ने कहा हमने 2 लाल पांडा का नाम, इनका नाम क्या है? विशाल और कोशी रखा है, ठीक है। जो 2 लाल पांडा है इनका नाम है, एक का विशाल है और एक का कोशी है, ठीक है। दोनों लाल पांडा के नाम है विशाल, कोशी। कहाँ पर लाया गया है? पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? रोटरडम से लाया गया है, ठीक है। रोटरडम कौन सी नदी के किनारे है? ठीक है, जो रोटरडम बंदरगाह है ये पोर्ट है आपका राइन नदी पर, ठीक है। अक्सर वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी बंदरगाह हो, देश हो, उनकी राजधानी हो, वो पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी पर स्थित है। तो ये है राइन नदी पर, ठीक है, राइन नदी पर स्थित है रोटरडम पोर्ट। ओके ओके, नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया का विपक्ष कार्यवाहक राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगा। जो दक्षिण कोरिया का विपक्ष है, विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा उनके राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो किसी भी कारणवश राष्ट्रपति ऑफ रखते हैं, ठीक है, वो अपनी पद पर नहीं होते तो उनकी जगह काम करता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो विपक्ष ने क्या किया है? उनके लिए लाए हैं वो महाभियोग प्रस्ताव लाया है। किन के लिए? कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है। क्यों लाया है अब वो देख लेते हैं। पार्टी द्वारा नामित संवैधानिक न्यायालय ने के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने से इनकार कर दिया है। इन्होंने जो संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करने से मना कर दिया गया है कार्यवाहक राष्ट्रपति के द्वारा। इसीलिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा है उनके पास संविधान की रक्षा करने की योग्यता और इच्छा शक्ति नहीं है, कि राष्ट्रपति के पास ये इच्छा शक्ति नहीं है, ठीक है। इसलिए दक्षिण कोरिया की मुख्य विपक्षी पार्टी कौन है? डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति देखिए यहाँ का राष्ट्रपति का नाम याद रखेंगे, यून सूक येओल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के कुछ ही दिनों बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक सू, ठीक है, हान डक सू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के अपने निर्णय की घोषणा की है। तो यहाँ का दक्षिण कोरिया की न्यूज़ है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो हम इनका नाम भी याद रखेंगे कि यहाँ के कार्यवाहक जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं हान डक सू, ठीक है, हान डक सू हैं। ठीक है, हान डक सू क्या है? यहाँ के कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। इनके खिलाफ लाया गया है महाभियोग, ठीक है। और किस आर्टिकल में किस आर्टिकल में है महाभियोग की प्रक्रिया? आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 61, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया किस में है? आर्टिकल 61 में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है मोल्दोवा की पश्चिम समर्थक राष्ट्रपति माया सुंद ने राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे कार्यकाल भी जीत लिया है। ये
क्या नाम है इनका? माया संधू, माया संधू, ठीक है। ये ब्यूटीफुल सी है, मालदोवा की राष्ट्रपति हैं, दूसरी बार भी ये सिलेक्ट हुई हैं, दूसरी बार भी ये राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुई हैं। ये एकमात्र ऐसी राष्ट्रपति हैं जो वहाँ की राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुई हैं, पहले भी हुई हैं और अब दोबारा हुई हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों हो जाता है, स्वतंत्र जब से मोल्दोवा स्वतंत्र हुआ है तब से कोई वहाँ पर फीमेल जो महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है, यही एकमात्र ऐसी राष्ट्रपति हैं जो वहाँ राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुई, अब दोबारा भी हुई हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल क्या है, ये पहले हुई हैं 2020 में, पहली बार माया संधू पहली बार 2020 में मोल्दोवा की राष्ट्रपति बनी। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद, जब ये स्वतंत्रता मिलने के बाद मोल्दोवा की ये पहली राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। 1991 में क्या होता है, 1991 में मोल्दोवा को मिली स्वतंत्रता और कौन बनी, यहाँ की राष्ट्रपति बनती हैं ये, ठीक है, 1991 में, वन के बाद, ठीक है। अब मोल्दोवा के संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति, यहाँ के संविधान के अनुसार क्या है, कोई व्यक्ति 4 इयर्स के लिए राष्ट्र बन सकता है 2 टाइम्स, ठीक है। जैसे अमेरिका में 2 बार वहाँ जो भी नियुक्त होता है वो 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। तो 4-4 वर्षों के 2 कार्यकालों के लिए देश का राष्ट्रपति रह सकता है, ठीक है। और भारत में तो कितने भी बार बन सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मोदी जी हैं मल्टीपल टाइम्स, उससे पहले भी कमेंट में बताइएगा कौन है जो मल्टीपल टाइम राष्ट्रपति बने हैं। 2022 में मोल्दोवा ने 27 देशों के यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए आवेदन किया है, ठीक है। इन्होंने जो यूरोपियन यूनियन है इसकी सदस्यता के लिए भी आवेदन किया है, किसने, मोल्दोवा के द्वारा किया गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हॉकी इंडिया लीग HIL का 2024-25 संस्करण 28 दिसंबर से 1 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। दैट मीन आज से लेकर कब तक आयोजित किया जाएगा, 1 फेब तक, ठीक है। तो 28 दिसंबर की आज के दिन से लेकर 1 फेब तक किया जाएगा, ठीक है। मतलब 2024 से लेकर 2025 तक किया जाएगा, ठीक है। डेट याद रखेंगे, 28 दिसंबर से लेकर आज के दिन से लेकर 1 फेब तक, ओके। हॉकी इंडिया लीग का 24-25 संस्करण 28 दिसंबर से 1 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। पुरुषों की लीग में 2 चरण होंगे, पहला चरण 28 दिसंबर से कब तक होगा, 18 जनवरी तक चलेगा, ठीक है। तो इसमें मेल होंगे, ठीक है। पुरुषों की लीग में 2 चरण होंगे, सॉरी, इसमें 2 चरण होंगे, पहला 28 दिसंबर से 18 जनवरी तक चलेगा, दूसरा चलेगा 19 जनवरी को शुरू होगा, जिसमें टीमों को 2 पूल में विभाजित किया जाएगा। हॉकी इंडिया लीग गवर्निंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है, दिलीप तिर्की, ठीक है। इनका नाम याद रखेंगे, इनके अध्यक्ष कौन है, हॉकी इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन है, दिलीप तिर्की। इन्होंने क्या कहा है, हम 7 साल के अंतराल के बाद HIL को फिर से शुरू करने के लिए रोमांचित है। कितने साल के बाद, 7 साल के बाद हो रहा है, ठीक है, 7 साल के बाद। तो इनका नाम याद रखेंगे कि HIL के कौन है अध्यक्ष, दिलीप तिर्की हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 17A का पहला स्टील फ्रिगेट नीलगिरी और प्रोजेक्ट 15B का चौथा जहाज कौन सा है, सूरत नौसेना में शामिल हुए हैं। तो नीलगिरी किसका है, 17A का पहला स्टील फ्रिगेट है नीलगिरी, और प्रोजेक्ट 15B का है जहाज सूरत, ये नौसेना में शामिल हुए हैं, ठीक है, ओके। इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, किन 2 कंपनी के द्वारा इनका निर्माण किया गया है, तो मंचगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ठीक है, मंचगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा इस किया जा रहा है। इसका इन दोनों कंपनियों का निर्माण दोनों कंपनियों के द्वारा निर्माण कराया गया है। दोनों कंपनियों का नाम है मंचगांव
डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ठीक है, इन 2 कंपनियों के द्वारा निर्माण किया गया। प्रोजेक्ट 17A के तहत लॉन्च किया गया पहला स्टील्थ जहाज कौन सा था? नीलगिरी। जो प्रोजेक्ट ए के तहत कौन सा था पहला? नीलगिरी, जिसे 2019 में, नीलगिरी कब लॉन्च हुआ? 2019 में लॉन्च हुआ है। और दूसरा था उदयगिरी जो हुआ 2022 में, ठीक है। तो 17A के तहत लॉन्च हुआ पहला नीलगिरी, ठीक है, पहला हुआ नीलगिरी और दूसरा हुआ 17A के तहत पहला नीलगिरी हुआ और दूसरा हुआ उदयगिरी, ठीक है। पहला कौन सा हुआ? नीलगिरी, दूसरा हुआ उदयगिरी। ये हुआ 2019 में लॉन्च और ये हुआ 2022 में लॉन्च, ठीक है। भारतीय नौसेना द्वारा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स की एक श्रृंखला के निर्माण के लिए 2019 में प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट्स लॉन्च किए गए थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है उत्तराखंड ने कोटद्वार में अपनी पहली वाइन पर्यटन नीति शुरू की है, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, ठीक है, जो वाइन लवर हैं, जिनको ड्रिंक करना पसंद है, हालांकि सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो उत्तराखंड ने कोटद्वार में अपनी पहली वाइन पर्यटन नीति शुरू की है, ठीक है। बहुत से न्यू ईयर का टाइम है, एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, ठीक है। उत्तराखंड की वाइन पर्यटन पहल एक सरकारी कार्यक्रम है, ठीक है। क्या है? सरकारी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना, ठीक है। इससे क्या होगा? पर्यटन को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य। इस पहल का उद्देश्य वाइन प्रेमियों को वाइन उत्पादन इकाइयों का दौरा करने की, जो वाइन लवर हैं, जिनको वाइन पसंद है, वो उनको क्या मिलेगा? वो पर्यटन कैसे बढ़ावा होगा? पर्यटन का बढ़ावा कैसे होगा? वाइन उत्पादन का दौरा करने, वाइन के इतिहास के बारे में जानने, उत्पादन प्रक्रिया को समझने और विभिन्न प्रकार की वाइन का स्वाद लेने का अवसर इन्हें प्रदान होगा। उत्तराखंड माल्टा, सेब, बुरांस फूल, नाशपाती और गलगल जैसे फूलों से ही इसका उपयोग करके वाइन को बनाया जा सकता है। बागेश्वर और चंपावत में नई वाइन उत्पादन संयंत्र की योजना बनाई गई है। कहाँ पर? चंपावत और बागेश्वर, ठीक है। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह के बेटों को श्रद्धांजलि के रूप में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो ये एक नई दिवस आपके उसमें ऐड होता है। अब वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? 26 दिसंबर, ठीक है। ये याद रखनी है आपको डेट। ठीक है, तो वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? 26 दिसंबर को, ओके। तो क्रिसमस के नेक्स्ट डे ही बनाया जाएगा वीर बाल दिवस। अब जैसे बच्चों के लिए सेंटा बनाए जाते हैं, तो वहाँ से याद रखेंगे उनके लिए सेंटा बनाए जाते हैं 25 को, तो 26 को क्या हो गया हमारा? बाल दिवस, ठीक है। वीर बाल दिवस रिलेट करके थोड़ा सा याद रखेंगे तो याद रह जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को घोषणा की कि 26 दिसंबर को अब से वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। एक दिन पहले क्या होता है? क्रिसमस होता है, ठीक है। तुलसी दिवस भी कहते हैं 25 दिसंबर को, ठीक है। ताकि अंतिम सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। अंतिम सिख कौन थे? अंतिम सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनके 4 बेटे साहिबजादों के साहस को श्रद्धांजलि दी जाएगी, ठीक है। हालांकि चारों शहीद हो गए थे, लेकिन यह तिथि इसलिए चुनी गई है क्योंकि इस दिन साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 6 साल के और 9 साल के उम्र में मुगल सेना द्वारा सरहिंद में मारे गए थे, ठीक है। ये 6 साल के और 9 साल के थे, जोरावर और फतेह सिंह, ठीक है। जोरावर सिंह और फतेह सिंह 6 साल और 9 साल की उम्र में थे, ठीक है। और इनके जो बेटे थे चारों शहीद हो गए थे। औरंगजेब ने चारों को मृत्यु की घाट उतार दिया था, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर 8 दिसंबर। इसमें हमने 27 दिसंबर की करंट अफेयर को भी कवर किया है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।